सरकार हर तरीके से चाहती है कि हम किसान का दमन करें, किसान के साथ लूट करें और अपने साथियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाएं। हम एमएसपी की बात ही नहीं करते। एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। आपकी ये महापंचायतें जगह जगह हो रही हैं, क्या फिर से किसान आंदोलन की आहट है देश में? इन खेतों की उपज का उन्हें दाम मिलना चाहिए। जब वो दाम नहीं मिलेगा तो कर्ज लेके कब तक आप खेती करोगे? इस वजह से यूथ जो है पलायन कर गया, रोजगार की तलाश में मजदूर बन गया। वो जो अपने खेतों का मालिक था, मरा हुआ आंदोलन 100 की स्पीड से दौड़ने लगा और पूरे देश में 2 घंटे के अंदर पूरा देश सड़कों पे था। जैसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं। 2012 में जब मोदी जी, इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी एमएसपी पे, तो उसके वो अध्यक्ष थे। उनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर किसान एमएसपी से कम पे बेचता है अपने फसल को तो उसकी जेब से जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यही व्यक्ति आज अपनी बात को नहीं मान रहे हैं। पीकेयू है, भारतीय किसान यूनियन, वो एक ट्रेनिंग स्कूल है जो इस देश की आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने दिलाई थी, उस आज़ादी को बचाने के लिए जिस ट्रेनिंग की, जिस आंदोलन की, जिस क्रांति की जरूरत है, वो इस यूथ को बिना ट्रेनिंग, बिना अनुशासित रहे, बिना सीखे नहीं उसको बचाए रख सकता। उत्तर प्रदेश के किसानों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको सरकार को अभी तुरंत प्रभाव से दूर करनी चाहिए? 4 महीने मेहनत करके अपने खेतों में फसल को खड़ा करता है और अगर एक दिन वो लापरवाही कर जाए या किसी रिश्तेदारी में चला जाए या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं हमारा पशु। ये पूरे उत्तर प्रदेश शासन की नीति है, आबकारी नीति है। हर 10 कदम पे आपको पान गुटखे की दुकान मिल जाएगी। मतलब नशाखोरी का ज़्यादा यूपी में वो है, असर है कि मशीनें चल जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, ज़मीनें छीन ली जाती हैं, उसमें बिल्डिंगें बन जाती हैं। उसके बाद भी किसान अपने मुआवजे के लिए भटकता रहता है। देखिए, भूमि अधिग्रहण अब हो नहीं रही, अब भूमि का अपहरण होता है। यही किसान है जो जीडीपी का, देश की जीडीपी को गिरने से बचाता है। यही किसान है जिसको सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है, लेकिन वो 1000 रोटी के बराबर अपनी फसल उगाता है ताकि देश का जो 140 करोड़ व्यक्ति है वो भूखों ना सोए। तो इस किसान की फसल का भाव होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज थी उसको तो फॉलो करती है कि उस हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन सरकार जो अंग्रेजों की कुछ अच्छी चीजें थी, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन जो उनका था वो 1 नंबर का था। अभी आपके राजस्थान में स्कूल गिर गया, 7 लोग मर गए। यहाँ बगल में कौशाम्बी है, वहाँ फायर स्टेशन की पूरी बिल्डिंग ही गिर गई गाड़ियों के ऊपर। तो ये घटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कमीशन खोरी है, दलाली है, इतनी ज़्यादा है, करप्शन इतना ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जिनकी एक आवाज़ पर हजारों किसान लामबंद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों में अपना विशेष प्रभाव रखने वाले अनुज सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज सिंह जी, बोल हिंदुस्तान में आपका बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। सबसे पहला आप अपना परिचय दीजिए, किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं, आपने किसान आंदोलन की राह कैसे पकड़ी? देखिए, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ और मेरे पिताजी सिविल पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे कार्यरत थे और एकदम बिल्कुल पूर्वांचल के गाजीपुर के एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ। बहराइच वो गांव है, बहुत छोटा है, मतलब 700-800-900 की आबादी है, लेकिन खेती के लिए माटी वहाँ की बहुत अच्छी है। और चूँकि पिताजी मेरे फोर्स में थे, मेरे चाचा लोग बेसिकली अभी भी किसानी करते हैं, पिताजी भी अब रिटायरमेंट के बाद किसानी का ही बेसिकली काम करते हैं जी। तो मैं बचपन से ही देखता था, पिताजी जब भी छुट्टी जाते थे तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे गांव। तो वो जितने दिन भी छुट्टी रहते थे वो कहीं आते जाते नहीं थे, अपने खेतों में ही काम करते थे। अगर 10 दिन की छुट्टी गए, 20 दिन की छुट्टी गए, 25 दिन की छुट्टी गए, तो लगाव खेती में और खेती के तरीकों में पहले से ही था। शहर आए, शहर में अपना पढ़े, गांव आना जाना लगा रहा। साल भर में 10 बार 15 बार जब भी मौका मिला गांव जरूर जाते थे। और उसके बाद जब पढ़ाई कंप्लीट किया 2007 में, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला
फिर मैंने तैयारी की CDS की, और उसके बाद से फिर उसमें चूँकि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, ठीक है, मेरा 21 SSB भोपाल में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के कारण सर्विस नहीं लग पाई। फिर मैं आया तो सिविल की तैयारी की 1 साल तक, फिर लगा कि इसमें ज़्यादा वो है, बहुत बड़ी टास्क है और बहुत ढेर सारा टाइम लगेगा। टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम अभी भी नहीं है मेरे पास। जी। तो उसी समय टिकैत साहब के बारे में मैंने पढ़ा, उनका स्वास्थ्य खराब था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्वास्थ्य खराब था, कैंसर उनका लास्ट स्टेज पे था और वो ऑन बेड थे। जी। उनके बारे में पढ़ा, पेपर वगैरह में आने लगा, उसको पढ़ा, उनके में इंटरेस्ट जागा, गूगल वगैरह पे सर्च करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। फिर 2011 में एक्सपायर कर गए, 15 मई को। तो उसमें 2-3 पेज उनके बारे में पूरा छपा था। वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके काम करने के तरीके से, किसानों के लिए उनका जो समर्पण था, पूरे जीवन जिस तरीके से वो किसानों के लिए सोचते थे और जो जो उन्होंने किया, मतलब एक राजनीतिक पद के लिए लोग क्या से क्या करते हैं। और उसी युग में उस महान हस्ती ने, चाहे वो राज्यसभा जाने की बात रही हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होने की बात रही हो, उन्होंने उस चीज़ों को जूते की ठोकर से मार दिया। उनसे प्रभावित होकर मैं 2011 में ही उनके मृत्यु के 2 से 3 महीने के बाद मैंने भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर ली प्रयागराज में। और तब से मैं संगठन में हूँ, बहुत से मूवमेंट किया। तो पहले तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रहा था, सीख ही रहे थे। उसके बाद 2020 में जब ये फार्मर्स बिल आए, इस पर जब मूवमेंट चालू हुआ, तो उसमें मुझे भी मौका मिला, क्योंकि उस समय मैं प्रयागराज का जिला अध्यक्ष था BKU का। तो मैं भी मूवमेंट में गया तो मज़ा आया, क्योंकि चूँकि हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति में भी थे, तो अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर हम लोग उसमें मूवमेंट में सीखते गए टिकैत साहब के साथ रहते। फिर पूरा देश घूमा मैंने, और वहाँ हर प्रदेश में, उसके हर जिलों में जाना, वहाँ के किसानों की क्या दिक्कतें हैं, तो उस चीज़ों से एक लगाव हो गया। क्योंकि मैं बेसिकली, मेरे पिताजी फार्मर, मेरे बाबा फार्मर, मेरे चाचा लोग आज भी फार्मिंग कर रहे हैं, पिताजी मेरे अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं, मुझे खुद मौका मिलता है तो मैं फार्मिंग करता हूँ। तो फिर आंदोलन में 13 महीने पूरा मैं बॉर्डर पे रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे, और टिकैत साहब के साथ रहा। और जब भी मौका मिला, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं बाहर हम लोग जाते थे। पूरा राजस्थान घूमा, पूरा हरियाणा घूमा, हरियाणा तो कम से कम 100 बार घूमा। उसके बाद MP घूमा, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ मूवमेंट में गए ना हो इंडिया के अंदर। किसान नेता राकेश टिकैत के आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका नेतृत्व किस तरीके से प्रभावित करता है आपको? देखिए, करीबी का क्या है कि कर्म प्रधान आदमी को होना चाहिए, और कर्म अगर आपका सही है तो आपके काम को लोग पसंद करेंगे, उसको आपको करीबी कह रहे हैं। मैं उसको अपने कर्म मानता हूँ, या टिकैत साहब का स्नेह मानता हूँ। और टिकैत साहब का मतलब है कि मैं उन्हें नेता नहीं मानता, वो एक संत हैं, साधारण बिल्कुल व्यक्ति हैं, और उनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ बिल्कुल संतों की तरह एक बिल्कुल साधारण आदमी है जी। तो ये सब चीज़ें उनकी, मतलब जिस तरीके से उनका नाम है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो रहने का तरीका है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है जी। तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी का 2 दिन भी पेपर में नाम छप जाए तो वो आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व के किसानों को प्रभावित किया, और वो व्यक्ति आज भी वैसा ही है जैसा वो व्यक्ति आज से 10 साल पहले था, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति आदर्श भी बनते हैं लोगों को, और हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे से हम ही नहीं, हमारे से करोड़ों इस देश के युवा उनके प्रति आकर्षित हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। एक बार वो कोई कॉल दे दें तो उसका लोग अनुसरण करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ये उनकी महानता है, उनकी खासियत है, इसलिए हम लोग अट्रैक्ट हैं उनकी तरफ। आप युवा हैं, भारतीय किसान संगठन में किस तरीके से आप योगदान दे रहे हैं? देखिए, मैं यूथ में काम कर रहा हूँ, और यूथ का जो बेसिकली काम है वो ट्रेनिंग लेने का है।
क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत सीनियर साथी हैं, 80 साल 85 साल तक के हैं, जो आज 40 साल से इसी संगठन में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मानना है कि ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए, क्योंकि यूथ है, अभी हम लोग का एक लंबा जीवन है, एक लंबा समय हम लोग को संघर्ष में काटना है। बिल्कुल। तो मेरी जो अपने सबॉर्डिनेट्स को या मेरे नीचे जो भी काम करते हैं या मेरे साथ में जो यूथ काम करता है, उनके लिए मैं यही एक वो दिखाता हूँ कि पहले आप सीखो, क्योंकि जो सीनियर्स हैं जब तक वो आपके साथ है, जितना सीख सकते हो सीखो। अगर आप नहीं सीखोगे, स्किप कर जाओगे, तो फिर दोबारा इस जीवन में मौका मिलेगा नहीं। तो यूथ के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप सीखो। जैसे आज एक पंचायत थी इलाहाबाद में, बड़ी पंचायत थी, उसमें जितना भी यूथ था उस सब ने वॉलंटियर्स का काम किया, दरी बिछाने का काम किया, झाड़ू लगाने का काम किया, सबकी सेवा करने का काम किया, लंगर भंडारा चलाने का काम किया, साफ सफाई करने का काम किया। तो यूथ के लिए कि जितना वो सीख सकता है अपने सीनियर से सीखे, वही ट्रेनिंग उसको कल को काम आएगी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो BKU है, भारतीय किसान यूनियन, वो एक ट्रेनिंग स्कूल है जो इस देश की आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने दिलाई थी, उस आज़ादी को बचाने के लिए जिस ट्रेनिंग की, जिस आंदोलन की, जिस क्रांति की जरूरत है, वो इस यूथ को बिना ट्रेनिंग, बिना अनुशासित रहे, बिना सीखे नहीं उसको बचा कर रख सकता। बिल्कुल। आज किसान महापंचायत का आपने आयोजन प्रयागराज में किया, हजारों किसानों ने इसमें भाग लिया। तो आज तक आपने कितनी ऐसी पंचायतों का आपने आयोजन किया, कितने आंदोलनों में आपने भाग लिया अभी तक? देखिए, बड़ी पंचायतों का, क्योंकि जो ये मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स गिन के नहीं होते। मुझे नहीं पता मैंने कितने किए, सैकड़ों से ऊपर किए होंगे, हजारों भी आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये निर्धारित करके नहीं होते, ये परिस्थितियों पे होते हैं, अचानक से हो जाते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर खाद को लेकर के बहुत किल्लत है, ठीक, पूरा प्रयागराज के आसपास का, पूरे मध्यांचल क्षेत्र का किसान खाद के लिए त्राही त्राही हो रखी है। तो ये अंदर से आवाज आती है, जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है कि हमें मूवमेंट करना है, सरकार को दिखाना है कि हाँ, हमें सच में दिक्कतें हैं, अब आप पूरा करो, और नहीं करोगे तो फिर हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आप जैसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं। अब कैमरा जीवी होने से अच्छा है कि आप आंदोलन जीवी हो जाओ। और आंदोलन जीवी मैं कहता हूँ, अगर सरकार चाह ले तो आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार जो बेसिक नीड्स है, जिसकी जरूरत है, उसको पूरा कर दे। सरकार क्यों बिजली का निजीकरण कर रही है? बिजली कर्मी भी तो आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उनका आंदोलन करने का अपना तरीका है, हमारा आंदोलन करने का अपना तरीका है। तो पूरा देश आंदोलन जीवी क्यों होता जा रहा है, इस चीज पे मोदी जी को विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसानों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको सरकार को अभी तुरंत प्रभाव से दूर करनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे प्राथमिकता पे जो आवारा पशु हैं उन पे 100% बिल्कुल लगाना चाहिए। क्योंकि किसान 4 महीने मेहनत करके अपने खेतों में फसल को खड़ा करता है, और अगर एक दिन वो लापरवाही कर जाए या किसी रिश्तेदारी में चला जाए या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं आवारा पशु। तो आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या है, और सरकार आवारा पशुओं को अगर खेतों से हटा करके कहीं बंद कर रही है तो उसकी भी निगरानी होनी चाहिए प्रॉपर, कि वो जिस जगह पे उनको रखा जा रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं, उनकी सुविधाएं हैं कि नहीं, खाने पीने की चीजें मिल रही कि नहीं। यहाँ दिक्कत क्या है कि आज के समय में मुझे लगता है कि जो आवारा पशु, जिसमें गाय है जिसको हम माता कहते हैं, नंदी है जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवान के बराबर मानते हैं, शिव जी से उनको रिलेट करके देखते हैं, तो इनकी दुर्दशा ऐसी है कि जैसे सरकार ने, अगर वो खेतों में है तो किसान का नुकसान करेंगे, और सरकार अगर उन्हें पकड़ के कानी हाउस में बंद कर देती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने उनको काला पानी की सजा दे दी है। तो किसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आवारा पशुओं की है। और इसके साथ जो किसान लगातार घाटे की खेती कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, और बहुत सी सरकारों ने ऐसा किया भी, कि ब्याज मुफ्त का इनको लोन देना चाहिए, और जो भी लोन किसानों के ऊपर है अगर ज़्यादा वो बढ़ गए तो निश्चित तौर पे सरकार जैसा इलेक्शन में कह के आई थी कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, तो किसानों को कर्ज माफ़ी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या मामला है? देखिए, भूमि अधिग्रहण अब हो नहीं रही, अब भूमि का अपहरण होता है।
कैसे, किस तरह? पहले की सरकार जैसे अंग्रेज करते थे कि जिस जमीन पे नजर पड़ गई अगर हमें जरूरत है तो आपको देना ही देना है, ना विरोध का मतलब है ना कुछ। भूमि अमेंडमेंट एक्ट कुछ कहता है, अधिकारी कुछ करते हैं, सरकार कुछ कहती है, अधिकारी कुछ कहते हैं। जो भूमि लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके अंदर है कि आप किसानों से सहमति प्राप्त करेंगे कम से कम 70%। अगर 70% किसान सहमति देते हैं तो 30% को आप बिना सहमति के भी एक्वायर कर सकते हैं, वो पावर होता है डीएम के पास। लेकिन यहाँ क्या है कि मशीनें चल जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, जमीनें छीन ली जाती हैं, उसमें बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसके बाद भी किसान अपने मुआवजे के लिए भटकता रहता है। और सरकार की पॉलिसी देखिए कि जिस क्षेत्र की ज़मीनों को लेना है या जिस गांव की ज़मीनों को लेना है वहाँ पे सरकार पहले उसका सर्किल रेट कम करती है, जो सर्कुलेट है पहले उसको रिड्यूस करती है, उसके बाद उसको एक्वायर करती है ताकि कम हो जाए, किसानों को कम से कम पैसा दिया जाए। एक तो किसान अपनी जमीन दे रहा है, उसके बाद उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उस पैसे के लिए भी उसको ऑफिस भटकना पड़ता है, और उसमें भी अगर उसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिला तो 2 लाख 3 लाख रुपए उसका कमीशन में चला जाता है, खर्च हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि उसकी जमीन भी जा रही है और उसकी अब आने वाली फसल, वो 10 लाख रुपए उसके पास कै दिन चलेगा, आने वाली उसकी फसल पूरी नस्ल, माफ करिएगा, उसकी पूरी नस्ल खराब होगी। लेकिन अगर वो जमीन उसके पास रहेगी, उसका खेत उसके पास रहेगा, तो कितने उसके पूर्वज उस खेत में पले बढ़े और पता नहीं कितने भी पलेंगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार इस पे ध्यान दे कि जमीन का अधिग्रहण ना करे, अगर कर रही है तो किसान को इतना मुआवजा होना चाहिए कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे बहुत जगह पे सरकार ने पावर प्लांट लगाए, बहुत जगह पे सरकार ने रिहायशी बिल्डिंगें बनाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, कॉलोनियाँ बनाई, तो उसमें सरकार ऐसा प्रॉपर सेटअप करे कि उसी में से कुछ एक ऐसा रोजगार का अवसर तलाश करे कि किसान का आजीवन और आने वाले उसके बच्चों का जीवन यापन वहाँ से हो सके। जैसे उनको शेयर दे दे या कुछ, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार अगर विचार करे तो उसको और बेहतर बना सकती है। लेकिन सरकार को है क्या कि हम जमीन ले लेंगे, तुम नहीं मानोगे, बंदूक से तुम्हारी आवाज को दबा देंगे, जबरदस्ती करेंगे, पावर का मिसयूज करती है सरकार। बिल्कुल। 2020-21 में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, आपने बताया, आपने भी उसमें भाग लिया लंबे समय तक। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी का कानून हम बनाएंगे, उसके बाद किसान लौटे वापस घर को, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं लागू हुई है पूरे देश में। ये कम से कम मुझे खुशी है कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं लागू है, यही बात हम लोग भी कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हम एमएसपी की बात ही नहीं करते, एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। एमएसपी सही बात है कि है, लेकिन है क्या कि किसान जितना उगाता है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसका 6 से 7% जो अनाज है उसको सरकार एमएसपी पे लेती है, बाकी का सब व्यापारी लूट खा जाते हैं, इसलिए किसान को नुकसान होता है। और 2012 में जब मोदी जी, इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी एमएसपी पे, तो उसके वो अध्यक्ष थे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर किसान एमएसपी से कम पे बेचता है अपने फसल को तो उसकी जेब से जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यही व्यक्ति आज अपनी बात को नहीं मान रहे हैं। एमएसपी सरकार 6-7% ही खरीदे, जब सरकार एमएसपी पे खरीद सकती है तो सरकार के सब अधीन है, चाहे व्यापारी हो इस देश के, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, तो ऐसा कानून बनाए कि अगर मैं इस रेट पे खरीद रहा हूँ तो तुम्हें भी इस रेट पे खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं खरीदोगे तो उसके लिए आपका जेल, जुर्माना, अर्थदंड जो भी हो, वो एक नियम कानून बनना चाहिए कि जो भी मार्केट में बिक रहा है किसान से, ऐसा तो है नहीं कि किसान अपना गेहूं अगर 5 रुपए किलो बेच दे तो कंज्यूमर को 6 रुपए में आटा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर को आज 40-45 में आटा मिल रहा है तो 40-45 रुपए में ही मिलेगा, किसान चाहे फ्री का दे दे। तो ये जो बीच का इतना गैप है जो व्यापारी खा रहे हैं, बिना मेहनत के खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि सरकारों को, पार्टियों को चंदा देते हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए कि अगर एमएसपी पे सरकार खरीद रही है तो जितना भी किसान के उपज बिके वो सब एमएसपी पे ही बिकनी चाहिए। ये कानून देश में बनना चाहिए, उसके बाद ही किसानों की खुशहाली का रास्ता साफ होगा। और अभी तो किसान है क्या,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी इस देश में वो भी समय आएगा जब किसान कहेगा कि हमको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, मिनिमम से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप कंपेयर करेंगे 1967 में पहली बार एमएसपी आया, उसी को आधार वर्ष मान के अगर आप चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 70 रुपए के आसपास क्विंटल का गेहूं था और इसी के आसपास मास्टर की तनख्वाह भी थी। आज आप एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह देख लो और गेहूं की कीमत देख लो, 2200, 2100, 2200, 2300, 2400, बहुत अच्छा है 25। सही बात है। ठीक है। सोना जो है वो 210 रुपए का तोला था, वही बीज किसान 700-800 रुपए किलो में खरीदता है। तब तोला जो है 10 का नहीं होता था, तो 12 का होता था, अब तो 10 ग्राम का स्टैंडर्ड हो गया। तो 3 कुंटल वो गेहूं बेच करके 1 तोला सोना ले लेता था। आज आप कंपेयर करो किसान को कितना पीछे किया गया। खाद बीज सारे महंगे हो गए, सब महंगे होते जा रहे हैं और अगर महंगे नहीं होते जा रहे तो उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। अभी जब मूवमेंट चल रहा था उस समय मुझे याद है डीएपी के रेट को सरकार ने कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन बोरी में से 5 किलो वजन कम कर दिया। तो सरकार हर तरीके से चाहती है कि हम किसान का दमन करें, किसान के साथ लूट करें और अपने साथियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाएं। आपकी ये महापंचायतें जगह जगह हो रही हैं, क्या फिर से किसान आंदोलन की आहट है देश में? देखिए, देश में किसान आंदोलन कभी भी शुरू हो सकता है और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज ही उत्तर प्रदेश में 4 जगह पे किसान हुंकार महापंचायत हुई और चारों जगह पे ऐतिहासिक हुई, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। और इस तरीके की देश में हजारों पंचायत रोज चल रही है। पूरा देश का किसान इस समय क्रांति की मसाल थाम के चल रहा है। पूरा देश किसानों का आंदोलन में है। किसान आंदोलन पूरे देश में है और ये अगर सरकार चाह रही है कि लाठी के दम पे हम इस आंदोलन को दबा देंगे, अब ये आंदोलन दबेगा नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं और पूर्वांचल के 20 जिलों के युवा आपसे खास जुड़े हुए हैं। आज आमतौर पर देखा जा रहा है कि युवा हैं जो किसानी बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, वो कॉरपोरेट घरानों में रोजगार के लिए, जो मजदूरी के लिए गए हुए हैं, उनको आप खेती से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? और सरकार को ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि जो खेती का जो नुकसान का सौदा हो रहा है उसको फायदे में बुलाएं? देखिए, सरकार अगर भाव दे देगी, ठीक है, तो वो यूथ जो अपने खेतों से हटके फैक्ट्रियों में नौकरी करने गया है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप दिल्ली, बम्बई, मद्रास, ठीक है, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब जाइए, आप देखिए उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत खुशी से वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जिन खेतों की उपज का उन्हें दाम मिलना चाहिए, जब वो दाम नहीं मिलेगा तो कर्ज लेके कब तक आप खेती करोगे। इस वजह से यूथ जो है पलायन कर गया, रोजगार की तलाश में मजदूर बन गया। वो जो अपने खेतों का मालिक था, जिसका पिता, उसका बेटा जो है दूसरे के यहाँ नौकर बन गया। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब सरकार एक अच्छी व्यवस्था लाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाए और इस चीज को इंश्योर करे कि फसलों के अच्छे भाव मिले, अच्छे दाम मिले, उस हिसाब से खेती को प्रोत्साहित करे। यहाँ होता क्या है, जितनी स्कीम आती है किसानों के नाम पे, उसको ऊपर बैठे लोग उसका मजा लेते हैं, किसानों तक तो पहुंच ही नहीं पाती। आप लंबे समय तक किसान नेता राकेश टिकैत के साथ रहे, ऐसी कोई घटना या कोई अनुभव जो आपको हमेशा प्रेरित करता है? हाँ, जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा के लोगों ने पूरे मूवमेंट को खराब करने का प्रयास किया और उसके बाद 28 तारीख को जिस तरीके से लगा कि अब पूरा देश का किसान आंदोलन अपितु मैं कहता हूं कि पूरे देश का मूवमेंट उस दिन खत्म होने की कगार पे था। और उसके बाद स्थिति ये थी कि आप एक चपरासी के खिलाफ भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे, अपनी आवाज नहीं उठा सकते सही थे। बात। लेकिन टिकैत साहब ने जिस तरीके से सूझबूझ से उस आंदोलन को संभाला और एक जैसे हम कहेंगे कि मुर्दे के अंदर जान डाल देना, बिल्कुल पूरे देश से किसान लामबंद होने लगे। डेड बॉडी को उन्होंने जिंदा कर दिया और जिंदा ही नहीं कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो मरा हुआ आंदोलन 100 की स्पीड से दौड़ने लगा और पूरे देश में 2 घंटे के अंदर पूरा देश सड़कों पे था। चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, हर जगह
यहाँ तक कि साउथ के किसानों ने भी सड़क पे आके प्रदर्शन किया। तो वो मैं मानता हूँ कि वो उनकी एक किसान कौम के ऊपर बड़ा काम उन्होंने किया, जिससे बहुत से लोग प्रभावित हुए। और उसी के बाद आज ये जो मूवमेंट पिछले 5 साल से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं टिकैत साहब की देन है, संयुक्त किसान मोर्चा की देन है, जिन्होंने उस दिन स्टैंड लेकर के इस आंदोलन को बचाया। किसानों के हकों के लिए आप लगातार लड़ते हैं, सड़कों पे रहते हैं, विरोधी भी खूब हो गए होंगे, उनसे किस तरीके से निपटते हैं? देखिए, जो कर्म प्रधान व्यक्ति होता है वो अपने कर्म पे विश्वास रखता है। मेरे विरोधी हों, चाहे किसानों के विरोधी हों, या जो गलत नीति बनाते हैं उनका हम लोग विरोध करें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला टिकैत साहब ने दिया है, और इस देश ने भी अंग्रेजों के समय से करके दिखाया है कि आंदोलन से मैं अपने विरोधियों को जवाब देता हूँ। और किसी के सवाल पे टीका टिप्पणी करने की कोई मैं आवश्यकता नहीं समझता। केवल आंदोलन का एक रास्ता है जो सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पूर्वांचल के युवाओं में आपका क्रेज खूब बढ़ रहा है। आज हमने किसान महापंचायत में भी देखा, युवाओं की काफी संख्या में थे, वॉलेंटियर थे, व्यवस्थाएं बना रहे थे, आपके साथ घूम रहे थे। ये क्या आप युवाओं की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, युवा नेता बना रहे हैं? नहीं, देखिए, नेता कोई नहीं बन रहा है, सब क्रांतिकारी बन रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर यूथ जिस दिन जाग गया तो ये निश्चित तौर पे देश सुधर जाएगा, देश बन जाएगा, देश जो है गुलाम होने से बच जाएगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं, उससे यूथ जो है प्रभावित होकर के आते हैं, क्योंकि युवा क्या है कि इस तरीके की चीज़ों को पसंद करता है, वो चंचल होता है, आने वाली उसके पीढ़ी अंदर भी युवा ही चंचलता होती है। हाँ, और क्योंकि भारत देश भी युवा प्रधान, इसको भी युवा देश कहा जाता है, यूथ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूथ अगर हमारा तैयार होगा, वो रेवोल्यूशनरी बनेगा, क्रांतिकारी बनेगा, आंदोलन करेगा, विरोध करना सीखेगा, अपने हक और अधिकार को लेना सीख रहा है, वो जागना चाह रहा है, वो लड़ना चाह रहा है अपने अधिकारों के लिए, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा एक संदेश है, एक अच्छा है कि आने वाला जो भविष्य है इस उत्तर प्रदेश का, खास तौर से पूर्वांचल के युवाओं का, वो बढ़िया है, क्योंकि वो जाग रहा है, अपने अधिकार के लिए, न्याय और अन्याय के लिए लड़ना सीख रहा है। देश की जड़ें मजबूत हो रही हैं। देश की जड़ें मजबूत हो रही हैं, और यूथ अगर आगे जाएगा तो यही भविष्य है। अगर हमारा भविष्य बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर देश भी मजबूत होगा। बिल्कुल। देश और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, देश और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये है कि अपना घर गृहस्थी आप लोग देखो, देश के लिए जितना कुछ कर सकते हो करो, बट सबसे बड़ी जो चीज़ होती है माटी, ये धरती हमारी माँ है, और इस माँ का कर्ज हर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ है। जैसे भारत सरकार कहती है ना, इतना लोन ले रखी है वर्ल्ड बैंक से कि आदमी पैदा होता है तो वो पहले से कर्ज रहता है उसके ऊपर। उसी तरीके से इस माटी का भी कर्ज है। कर्ज क्या है कि माटी हमें अपनी गोद में खिलाएगी, अपनी गोद में रहेगी, और लास्ट में जो इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु सबकी होनी है। तो मृत्यु के बाद भी आदमी उसी माँ की गोद में जाता है। तो इस माटी का कर्ज उतारने के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए कि देश है, ये माटी लाल ऐसे नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसको सींचा है अपने खून से। तो इस मिट्टी का जो फर्ज है, इस मिट्टी का जो कर्ज है, वो निश्चित तौर से हर युवा को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी मौका मिलेगा हम इस देश के लिए, इस माटी के लिए कुछ न कुछ करेंगे। ठीक बात। अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों के लिए ऐसी कौन सी एक विशेष नीति, कानून लागू करना चाहिए जो तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए अभी आपके हिसाब से? देखिए, देश में तमाम, अभी हम लोग तेलंगाना गए थे 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, तो वहाँ की सरकार जो है किसानों को 1 लाख किसानों को फ्री का ट्रैक्टर दिया था उसने। सरकार क्या करती है कि उद्योगपतियों के हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का अगर 10 रुपए सोसाइटी पे कर्ज है तो वो उसके घर जाते हैं, उसको परेशान करते हैं, जिससे डिप्रेस्ड होकर के वो सुसाइड करते हैं, जमीन तक कुर्क कर लेते हैं, उसकी जमीन तक कुर्क कर लेते हैं। तो सरकार को किसान के हित में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही किसान है जिसने कोरोना काल में इस देश को बचाया, यही किसान है जो जीडीपी का, देश की जीडीपी को गिरने से बचाता है, यही किसान है जिसको सिर्फ 2 रोटी की जरूरत है लेकिन वो 1000 रोटी के बराबर अपनी फसल उगाता है, ताकि देश का जो 140 करोड़ व्यक्ति है वो भूखों ना सोए। तो इस किसान की फसल का भाव होना चाहिए, किसान के बच्चों के लिए अच्छी स्कीम होनी चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें,
जितनी सब्सिडी वो कंपनियों को देती है सरकार, वही सब अवसर मिल जाए, जिससे अधिकारियों के और नेताओं के बच्चों को अवसर मिलता है, वैसे ही अगर किसानों के बच्चों को अवसर मिले तो निश्चित तौर पे बढ़िया वो विकास करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। सरकार की जो नीति है, अभी एक नई पॉलिसी आ गई स्कूल बंदी की, मतलब इस देश के अंदर क्या हालात हैं, ये देश कैसे चलेगा कि शिक्षा का मंदिर बंद हो रहा है और जो नशाखोरी का केंद्र है, मधुशाला कहते हैं, शराब की दुकान कहते हैं, वो पहले से 3 गुना ज्यादा खोल दी गई। अभी यही तो ये सरकार की पॉलिसीज जो है वो आपने कहा कि कैसे किसानों के बच्चे बढ़ेंगे, इस पे सरकार सोच ही नहीं रही है। कैसे किसान परेशान होगा, कैसे किसान अपनी जमीन बेचेगा, कैसे किसान हमको जमीन देगा, कैसे किसान जो है वो किसानी से हटकर मालिक से हटकर मजदूर बनेगा, नौकर बनेगा, कंपनियों में लेबर बनेगा, इस पे सरकार ज्यादा काम कर रही है। खुलेआम नशे को परोस रही है। जैसे हम देखते हैं यहाँ प्रयागराज में हर 500 मीटर में हमें मधुशाला दिख रही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश शासन की नीति है, आबकारी नीति है। हर 10 कदम पे आपको पान गुटखे की दुकान मिल जाएगी। मतलब नशाखोरी का ज़्यादा यूपी में वो है असर है। सरकार को इस पे लगाम लेना होगा और शिक्षा के अच्छे व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि किसानों के बच्चे उसमें जा सके। ऐसा ना हो कि हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन समानता का अधिकार मिल कहाँ रहा है। एक बच्चा है जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है बचपन से, एक बच्चा है जिसका प्राइमरी भी आप छीन रहे हो, तो वो कैसे दोनों बराबरी कर पाएंगे? आप समान रूप दो ना। नियम तो ये होना चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूल सब बंद होने चाहिए और जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं उन्हें भी जिस दिन आप प्राइमरी में लाओगे तो प्राइमरी की स्थिति सुधर जाएगी। यहाँ तो प्राइमरी बंद करने की बात चल रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। अभी राजस्थान में 7 बच्चों की मौत हो गई थी, अभी आपने सुना हो तो, बारिश के पानी की वजह से दीवार गिर गई। देखिए, सरकार जो अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज थी उसको तो फॉलो करती है कि उस हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन सरकार जो अंग्रेजों की कुछ अच्छी चीजें थी, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन जो उनका था वो 1 नंबर का था। हम लोग के यहाँ पुराना जीटी रोड है इलाहाबाद में, वो रोड अब कुंभ की वजह से, महाकुंभ की वजह से उस पर डामर डाल दिया गया। नहीं, पहले वो कंक्रीट का बना हुआ था और अंग्रेजों का समय बना हुआ था। वो सड़क कहीं से टूटी नहीं थी आज तक, और गाड़ी चलते चलते इतनी चिकनी हो गई थी कि शीशे की तरह चमकती थी सड़क। सही बात। तो सरकार को वो भी सीखना चाहिए। अभी आपके राजस्थान में स्कूल गिर गया, 7 लोग मर गए। यहाँ बगल में कौशाम्बी है, वहाँ फायर स्टेशन की पूरी बिल्डिंग ही गिर गई गाड़ियों के ऊपर। तो ये घटिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कमीशन खोरी है, दलाली है, इतनी ज्यादा है, करप्शन इतना ज्यादा है। जब तक करप्शन पे सरकार नकेल नहीं कसेगी तब तक इस प्रदेश का, इस देश का, यहाँ के युवाओं का, किसानों का कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ अनुज सिंह जी थे जिन्होंने किसानों, नौजवानों के मुद्दों पर बोल हिंदुस्तान के साथ विशेष बातचीत की। इस बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।